क्वेश्चन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स ए हम लोगों को गिवन है और इसका रैंक उसने पूछा है। ये हमारा मैट्रिक्स ए है 4 1 0 0 3 0 1 0 5 0 0 1। 3 रो है, 4 कॉलम है। ये तुम्हारे रो होते हैं, दिस कॉलम ये है 1 2 3 4। ऑर्डर लिख लिया सब लोगों ने। तो इसमें जो माइनर बनेगा, बिगेस्ट पॉसिबल माइनर कितने का बनेगा? 3 into 3 का। कितने का बनेगा? 3 into 3 का। भाई अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थोड़ी ला सकते हो, 4 into 4 तो बना नहीं सकते हो, क्योंकि माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू होता है। तो हम लोग ये एक माइनर लेते हैं। तो अब देखो 3 ऑर्डर के इसमें कई बनेंगे। देखो तुम ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, क्लियर है ना? 2 ये ले लो, फिर 1 ये ले लो, ये भी ले सकते हो। तो कई 3 ऑर्डर के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बिगेस्ट के भी कई बनेंगे। स्क्वायर वाले में बिगेस्ट का एक ही होता है, खुद होता है ना वो। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 into 3, तो 4 3 5 4 into 0 0 -1 into -1 into जब करोगे तो ये भी 0 आ रहा है ना। देखो ध्यान से सब लोग। और लास्ट वाला तो 0 into समथिंग को तो नहीं, -1 into में तुम्हारा ये और ये क्लोज होगा, ये बच जाएगा। -1 into तुम्हारा जो है -5 आ रहा ना यहां पर। कितना आ जाएगा? +5। अगर किसी ने ये वाला भी लिया है 1 0 0 0 1 0, तो ये तो सबको पता ही है, इसका वैल्यू 1 ही होगा। और हमको तो कम से कम एक, दोनों 2 मैंने दिखा दिए हैं, लेकिन कोई भी एक तुम ले सकते हो, ठीक है। 2 मैंने इसलिए दिखा दिया तुमको रहे कि इसमें 3 ऑर्डर के कई माइनर बनेंगे। ये भी माइनर है। तुमको कोई भी एक नॉन जीरो दिखाना होता है, जैसे ये हम 2 ये ले लें और 1 ये ले लें, ये भी माइनर है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी एक माइनर, ये मैंने 3 इसलिए बना दिए हैं कि तुमको थोड़ा आइडिया हो जाए कि माइनर बनाने कैसे हैं। तो 3 ऑर्डर के इसमें कई माइनर बनेंगे, ठीक। तो कोई भी एक माइनर तुमको नॉन जीरो दिखाना है। हालांकि इसमें तो सभी नॉन जीरो जा रहे हैं, लेकिन तुमको कोई एक दिखाना होता है। तो रैंक हमारा 3 हो गया। अगर 3 ऑर्डर वाले सारे 0 हो जाते, जितने भी होते, फिर 2 वाला चेक करते। लेकिन 2 वाला तभी चेक करोगे जब 3 ऑर्डर वाले सारे। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। 17 मैंने लास्ट टाइम पे ही करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये उल्टा क्वेश्चन है। इसमें उसने रैंक खुद दे रखा है और लैम्डा का वैल्यू पूछा है। क्यों? कम ऑन,
तो क्वेश्चन नंबर 18 में उसने दे रखा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। मैट्रिक्स तुम्हारा ये है, मैट्रिक्स है 1 2 3 लैम्डा 2 4 2 माइनस दिस, देन फाइंड लैम्डा। ए ऑप्शन है लैम्डा नॉट इक्वल टू 18/11, बी ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू 18/11, सी ऑप्शन है लैम्डा इक्वल टू -18/11 और डी ऑप्शन तो तुम लोग जानते ही हो, नन ऑफ दीज। कम ऑन क्विक। तो यहां पर जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। कितना हो गया ऑर्डर? 3 इंटू 3। अब चूंकि रैंक जो है वो 3 दिया हुआ है, अरे बोलो बैठे रहते हो, तो 3 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो एक ही बनेगा ना। इसमें स्क्वायर वाले में बिगेस्ट पॉसिबल का एक ही बनता है, तो 3 इंटू 3 का बिगेस्ट पॉसिबल माइनर केवल एक बनेगा, और रैंक चूंकि 3 है और 3 ऑर्डर का ही माइनर बनेगा बिगेस्ट पॉसिबल, तो उसका वैल्यू नॉन जीरो होगा। लिख दो नॉट इक्वल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 नॉट इक्वल टू 0 ही है। तो 3 ऑर्डर का माइनर वो खुद ही होगा। थ्री ऑर्डर का माइनर हमारा जो है नॉन जीरो होगा। तीन चार क्वेश्चन और दिए हैं, उनको भी लगा डालो सब, जितने रैंक वाले हैं सीट में क्वेश्चन। तो 14 माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 प्लस 9 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0, नहीं प्लस 3 इंटू ये होगा। सही कर लो। तो माइनस 9 लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर से एक बार चेक कर लो। 1 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 2 इंटू इसको और इसको क्लोज कर दो, लैम्डा माइनस 8 सही है, प्लस 3 इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 4। तो ये 14 हो गया, माइनस 2 लैम्डा प्लस 16 माइनस 9 लैम्डा माइनस 12, बिल्कुल सही। तो 14 प्लस 16 30, 30 माइनस 12 करोगे तो 18 हो जाएगा तुम्हारा, और माइनस 11 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो इसमें लगाओगे सब लोग, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 18/11 आ गया। ए ऑप्शन जो है टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तेज बोलो। ए ऑप्शन। तो 17, 18, 19 ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। बस रेक्टेंगुलर में ध्यान रखना, स्क्वायर में तो बिगेस्ट पॉसिबल माइनर वो खुद होता है। रेक्टेंगुलर जैसे 3 इंटू 4 4 इंटू 3 है, तो उसमें 3 इंटू 3 का बिगेस्ट पॉसिबल बनेगा। 5 इंटू 4 है तो 4 इंटू 4 का बिगेस्ट पॉसिबल बनेगा, और उसमें एक से ज्यादा होंगे।
बिगेस्ट पॉसिबल माइनर भी एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। 39 क्वेश्चन सॉल्व करें सभी लोग। पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 39, और भी 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब लगा डालो, बैठ के टाइम मत काटो। क्वेश्चन नंबर 39, तो मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो हैं 3 कॉलम है, इसमें बिगेस्ट पॉसिबल माइनर 3 ऑर्डर का होगा और केवल एक होगा। रेक्टेंगुलर में बिगेस्ट पॉसिबल माइनर में भी एक से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 3 into 4 का एग्जांपल हम लोगों ने पीछे लिया था, उसमें 3 ऑर्डर के ही कई बन रहे थे, ठीक है ना। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 into 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 2 4 6 3 6 9। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इधर देखो, ये सीधा भी बिना सॉल्व के लिए मैंने तुम लोगों को बताया ना कि अगर डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स है वो एपी में हो, किसमें हो? एपी में। देखो ये कॉमन डिफरेंस 1 पे है, ये कॉमन डिफरेंस 2 पे एपी है, कॉमन डिफरेंस 3, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख सकते हो, ठीक, लिख सकते हो, क्या होगा ये वैल्यू 0। बाकी सॉल्व करोगे तब भी 0 ही आएगा। तो अच्छा, 3 ऑर्डर का एक ही बन रहा है, क्यों है? अब एक कम करके चेक करो, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 into 2। जब n ऑर्डर के सारे 0 हो जाते हैं फिर एक कम पे आते हैं। अब सारे का चूंकि एक ही था, तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 into 2। 2 into 2 में हम लोग ले लेते हैं, ये लेते हैं तब भी 0, ये लेते हैं तब भी 0। अब 2 ऑर्डर वाले देखो, कोई भी लो, 1 2 2 4, तो यहां भी देखो एलिमेंट्स एपी में है ना, तो ये भी देखो 0 में होगा कि नहीं। अब देखो कोई भी लोगे, देखो ये देखो 2 3 4 6, यहां भी 12 - 12, ये लोगे 2 ऑर्डर का, तो ये भी 0 होगा, ये लोगे तब भी 0 होगा। अच्छा, एक अगर गैप दे करके 1 2 3 2, तो 1 6 - 6, तो ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 into 2। अगर 0 होता है तो फिर सब 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लिख दो नीचे, ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 into 2 विल बी 0। तो इधर देखो, 3 ऑर्डर वाला 0, 2 ऑर्डर के सारे 0। अब सिंगल वाले पर आए, अब सिंगल वाले में तो फिर एक एक एलिमेंट बनेगा ना। अब देखो 1 लो चाहे 2 लो, ये सब नॉन जीरो है कि नहीं, तो रैंक इसका कितना हुआ? 1। लिख दो, रैंक इक्वल टू 1। 1 ऑर्डर का वो सिंगल खुद ही होगा। तो 39 में ए ऑप्शन टिक कर दो। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। 39 में तुम्हारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये टिक कर लो, ये तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50।
तो रैंक हम लोगों का जो है क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। इसका लास्ट आर्टिकल पर हम लोग आ गए हैं। मैट्रिक्स का आर्टिकल लास्ट है ये, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक, तो एक तो तुम्हारा वो एलिमिनेशन मेथड है जो तुम लोगों ने 9th-10th में किया था, लेकिन वो 2 वेरिएबल तक ठीक है, 3 वेरिएबल में थोड़ा लंबा हो जाता है ना। उससे पहले z के कॉफिशिएंट को इक्वल करके हटाओ, फिर x y बचेंगे, फिर x y में से किसी एक के कॉफिशिएंट को इक्वल करके हटाओ, तब जाके y बचेगा, है कि नहीं। तो वो लंबा पड़ता है, ठीक। तो वो 2 वेरिएबल तक ठीक था, 3 वेरिएबल में लंबा पड़ता है। तो दूसरा हम लोगों ने डिटरमिनेंट, लेकिन हाँ वो पता होना चाहिए ना कौन को किस किस से कर सकते हो। बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। पहले z के कॉफिशिएंट को इक्वल करो, फिर y के कॉफिशिएंट को इक्वल करो, फिर x आएगा, ठीक। डिटरमिनेंट मेथड ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वो पूरा नोट कर लो जैसे मैं लिख रहा हूं, पता होना चाहिए कि सब चीजें पहले भी तुम कर चुके हो। अब एक मेथड हमारे पास और आने जा रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई नई जड़ी बूटी नहीं है, ये तुम पहले से करते रहे हो। 2 वेरिएबल के लिए तो 10th क्लास से करते चले आ रहे हो, 3 वेरिएबल के लिए भी तुमने किया। बस ये है कि लंबा पड़ता था, उसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगता है। फिर हम लोगों ने अभी जस्ट जो प्रीवियस टॉपिक डिटरमिनेंट पढ़ा, वहां पर हम लोगों ने क्रेमर्स रूल से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। किस किस टाइप के सॉल्यूशन हो सकते थे, यूनिक, इनफाइनाइट, मैनी, उनको कुछ नाम दिए गए थे, कंसिस्टेंट एंड डिटरमिनेंट, कंसिस्टेंट एंड इनडिटरमिनेट, इनकंसिस्टेंट, वो सब भी, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ये सब हम लोगों ने देखा, ठीक। वो डेफिनेशंस एज इट इज हैं। फिर से कान खोल के सुन लो, डिटरमिनेंट मेथड में जो वर्ड्स हम लोगों ने सीखे थे वो अब यहां फिर से नहीं बताए जाएंगे, वो सब एज इट इज है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, सब एज इट इज है। केवल उनको सॉल्व करने का मेथड केवल चेंज होने जा रहा है, बस वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लो 3 वेरिएबल का, डेफिनेशंस अगर भूल गए हो तो उनको रिवाइज कर लेना। ये हमारा एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ये हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको जो है नोट कर लो सब लोग पहले अच्छे से। अब इसमें हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे।
सबसे पहले एक कैपिटल ए मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। एक कैपिटल ए मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे जो कि एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट से बनेगा। तो सॉल्व करने का फंडा नोट कर लो। सबसे पहले कैपिटल ए मैट्रिक्स बनाएंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक्स के कॉफिशिएंट एक कॉलम में, वाई के कॉफिशिएंट एक कॉलम में, जेड के कॉफिशिएंट एक कॉलम में। फिर एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे। जो बी मैट्रिक्स होगा वो राइट साइड के कांस्टेंट से बनेगा। फिर एक कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड होंगे। कैपिटल ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। फिर ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, या कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसको सॉल्व करके फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम हियर। यहां से तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। एक्चुअली में जो ए इनवर्स होगा वो 3x3 ऑर्डर का होगा, और जो बी मैट्रिक्स है, जैसे ये तुम्हारा 3x3 है, ये 3 रो 1 कॉलम है, ये भी 3 रो 1 कॉलम है, तो ए इनवर्स 3x3 का होगा, ये 3x1 का होगा। तो ए इनवर्स बी का जो ऑर्डर होगा 3x1 होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारा जो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी है, तो इसका जो ऑर्डर होगा फाइनली मल्टीप्लाई होकर के वो होगा 3x1, और ये भी ऑर्डर कितना है 3x1। ये ए इनवर्स इंटू बी का कंबाइंड ऑर्डर मैंने लिखा है, समझ में आ रहा है ना। ए इनवर्स 3x3 है, बी है 3x1, तो ए इनवर्स इंटू बी का 3x1 बनेगा ना ऑर्डर। तो अब कैपिटल एक्स की जगह तुम लोग क्या लिखते हो, ऐसे एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स बी मान लो तुम्हारा आ गया L1 M1 N1। तो अब इनको इक्वल करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा L1, y बराबर M1, z बराबर N1। ये तरीका है तुम्हारा। ठीक है, जो हमारा ए इनवर्स होता है, जो ए इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स किससे निकालोगे, वो भी साइड में लिख लो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले मॉड ए निकाला करो। क्या निकाला करो, मॉड ए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। वो अगर नॉन जीरो हो गया तो फिर ए इनवर्स निकाल लिया करो। तो नोट में लिख लो, फर्स्ट फाइंड मॉड ऑफ ए।
सबसे पहले क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए। अगर मॉड ए नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो यूनिक सोल्यूशन x बराबर ए इनवर्स इंटू बी से फाइंड कर लेना है। तो नंबर 1, इफ मॉड ए not equal to 0, then system of equation has unique solution, ब्रैकेट में लिख लो, consistent and determinate, solve by using x equal to a inverse into b। यहां तुम लोग ये भी हेडिंग डाल सकते हो नोट के ऊपर, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड, इफ मॉड इक्वल टू 0, तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 पर तो भाई यूनिक पक्का हो गया था। अब अगर मॉड ए 0 होगा तो या तो नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, वो कंफर्म होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से। ठीक है, तो सेकेंड, इफ मॉड ए इक्वल टू 0, then system of equation has either infinite solution or no solution। या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। अब सेकंड का फर्स्ट, अब ये कंफर्म होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अब तुमको क्या निकाल लेना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए सबको पता है ना, कोफैक्टर से निकलता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो सेकंड का फर्स्ट, इफ adjoint of A into B इक्वल टू 0। 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स। भाई कोई न्यूमेरिकली जीरो तो हो नहीं सकता है, यहां मैट्रिक्स बनती है ना, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सेकंड का सेकंड पॉइंट,
सेकंड का सेकंड पॉइंट, इफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए है ये, इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ये पूरा फंडा है। डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पूरा डिटेल में किया था, ठीक है ना। अब यहां पर वो जो वर्ड्स वगैरह वो सब एज इट इज यूज होंगे, समझ रहे हो ना। होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सब पता है ना, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ये राइट साइड वाले कांस्टेंट तीनों जीरो होते हैं, नॉन होमोजीनियस में D1 D2 D3 में कम से कम एक नॉन जीरो होता है। ये सब चीजें क्लियर है ना, वो एज इट इज है, उनसे वो नहीं बताई जाएंगी। इसको, इसका फ्लो चार्ट भी हम लोग बना लेते हैं, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। इज मॉड इक्वल टू जीरो, जो फंडा भी हम लोगों ने लिखा, अब इसको ऐसे एल्गोरिथम में ले लो। इज मॉड इक्वल टू जीरो, तुमने कहा नो, नो है तो यूनिक सॉल्यूशन। क्यों है यूनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेट, ठीक। अब अगर मॉड ए जीरो हो गया, मॉड ए जीरो हो गया मतलब यस, तो अब हम लोग सेकेंड डिसीजन बॉक्स में क्या चेक करेंगे, इज, इसको थोड़ा इस तरह से याद रखना, तुम्हारे लिए आसान है। हमने पूछा इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, क्या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो मतलब जीरो। तो अगर नो हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आ गया। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, ये भी लिख लो। और अगर ये जीरो हो गया मतलब ये भी यस हो गया, अब ये भी यस हो गया, तो तुम्हारा जो है क्या आ गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनडिटर्मिनेट, वो एक ही मतलब होता है। तो ये तुम्हारा जो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का पूरा फंडा है। तो आई थिंक ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन लिखो सभी लोग। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus 3y plus 3z equal to 5, x minus 2y plus z equal to minus 4, 3x minus y minus 2z equal to 3।
अच्छा, डिटरमिनेंट मेथड में मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, याद है ना सबको? है इनफाइनाइट सोल्यूशन में किसी एक वेरिएबल को क्या ले लेते हैं, के। बोलते क्यों नहीं हो? चीजें याद भी रखा करो। मेथड टू फाइंड इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये सेम इन बोथ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं? लेट z इक्वल टू k एंड देन फाइंड x and y in terms of k from any two equation। याद आया कि नहीं? फ्रॉम एनी टू इक्वेशन आउट ऑफ गिवन, जो दो सिंपल तुमको लगे, आउट ऑफ गिवन थ्री इक्वेशन। बोलो क्लियर हुआ ना? खैर अभी इनफाइनाइट देखो आता, हो सकता है इनफाइनाइट आ जाए भाई, वो तो यूनिक इनफाइनाइट नो में कुछ भी आ सकता है। अगर इनकेस इनफाइनाइट बने तो ये याद रखना। अब और लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कम ऑन, ये है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो कम ऑन, स्टार्ट नाउ। भाई यूनिक है तो x बराबर a इनवर्स इंटू बी से हो जाएगा। नो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। इनफाइनाइट वाला फंडा मैंने और बता दिया। तो पहले खुद से कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ये इनफाइनाइट वाला फंडा नोट कर लिया सब लोगों ने? हम क्लियर करने जा रहे हैं, लिख लिया ना सब लोगों ने? हाँ? अब जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दिया था 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। ये हमारा लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो पहले कैपिटल ए मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। फिर बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, 5 -4 3। फिर कैपिटल एक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो अननोन एक्स वाई जेड से बनेगा। सबसे पहले मॉडे निकालो, क्योंकि इसी से पता चलता है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो मॉडे हमारा हो जाएगा 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। तो इसको जब हम लोग ओपन करेगा, 2 इंटू 4 + 1 -3 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू -1 + 6, 10 + 15
और 6 प्लस 15, तो मॉडे हमारा 40 आ रहा है। क्यों? नॉन जीरो है, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। अरे कंफर्म बोला करो, बैठे क्या रहते हो, थोड़ा रिस्पॉन्स किया करो। क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन। लिख दो यूनिक सोल्यूशन। अब उसका वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए अब हम लोग या तो a इंटू एक्स बराबर बी यूज कर लो। क्या यूज कर लो? a इंटू एक्स बराबर बी, या x बराबर a इनवर्स इंटू बी। दोनों में से कोई भी जो तुमको इजी लगे, या तो ये अप्लाई कर लो, इधर देखो, या तो ये यूज कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग a इंटू एक्स बराबर बी यूज कर लें। कौन को फैक्टर के चक्कर में पड़े? a इंटू एक्स बराबर बी। वो कोई जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको एट ए टाइम इजी लगे, उससे अपना कर लेना। वो कोई बाउंडेशन नहीं है, वो एक ही चीज है। लेकिन हाँ, सॉल्व करने का मेथड अलग हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। ये एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। बी तुम्हारा ये हो जाएगा 5 माइनस 4 3। ठीक, तो अब ए इनवर्स फाइंड आउट कर लो। कम ऑन क्विक। ए इनवर्स तुम्हारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड है। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया जाए, तो उसके लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लेना होता है। जैसे C11, तो इसको क्लोज कर दो, ये दोनों सॉल्व कर लो। 4 प्लस 1 5, C11 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव होगा। साइन तो ये चलता है, प्लस माइनस प्लस, पता होगा ना सबको। फिर अब C12 इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो -2 -3 और एक माइनस साइन, तो 5 आ जाएगा। C13 -1 प्लस 6, ये भी 5 आ जाएगा। C13 पॉजिटिव लोकेशन है। अरे बोलो, क्लियर हुआ ना? बोलते क्यों नहीं? अजीब कूड़ा हो क्या सबके सब? बिल्कुल जो है C11 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो यही आ रहा है सबका। C21 पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको क्लोज कर दो। तो जब इसको क्लोज करोगे तो ये -6 हो जाएगा, और माइनस ऑफ -3 प्लस 3, -6 प्लस 3 -3, और एक माइनस और मल्टीप्लाई होगा। C21 है ना, तो प्लस का 3। फिर C22, इसको क्लोज कर दो, तो -4 और -9, ये -13 हो जाएगा। साइन ये चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। C23 में इसको और इसको क्लोज कर दो, तो -2 -9 -11, तो ये हो जाएगा +11। देखो अभी तक यही एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी के। अब C31 पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दो, तो ये 3 × 1 3 प्लस 6, तो 9 हो गया, प्लस का 9 होगा। फिर C23, इसको और इसको क्लोज कर दो, तो 2 -3 -1 और एक माइनस साइन अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब लास्ट एलिमेंट बचा। लास्ट एलिमेंट का वैल्यू
हाँ, एक माइनस साइन भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर उसके बाद जो है थर्ड रो सेकंड कॉलम को क्लोज करोगे तो -2 और 2 और -3, -1 और +1, ठीक तो था? पूरा कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। C3 3 पे आ जाओ, ये -4 हो गया और -3, -4 -3, इन दो को, इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, -7 लिख दो लास्ट वाला, वो प्लस का होगा, मतलब एक माइनस साइन जो पहले से आया वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, लोकेशन पॉजिटिव है। देखो यही एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी के, इसका ट्रांसपोज ले लो, एडजॉइंट आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दो, फटाफट चेंज कर दो सब लोग। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व किए ले रहे हैं, इसी में अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो। ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए 1/40 बाहर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 9, 5 - 13 1, 5 11 -7। अब तुम्हारा जो कैपिटल एक्स होगा वो ए इनवर्स इंटू बी, कैपिटल एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड, ए इनवर्स तुमने खुद ही निकाल ही लिया है, 5 3 9, ये इंटू बी तुम लोगों को करना होगा, ये ध्यान देना, ये 5 3 9, 5 - 13 1, 5 11 -7 इंटू बी। बी का मैट्रिक्स क्या है बोलो? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तब कंपेयर करना दोनों साइडों को। तो इसके आगे कर लोगे सब लोग आप खुद से? भाई ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट 3 × 1 का आएगा, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर कर लेना, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y - z = 0, x - 2y + z = 0, 3x + 6y - 5z = 0। Come on, quick. थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन है। और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, राइट साइड में तीनों कांस्टेंट 0 हैं, तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक चीज तुमको याद हो, डिटरमिनेंट पे मैंने बताया था कि उसमें नो सॉल्यूशन का कोई चांस नहीं होता है, एटलीस्ट सॉल्यूशन होगा, आइदर इनफाइनाइट और यूनिक। याद आया? हाँ, मतलब अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है
तो अगर गैस भी मारना हो तो नो सोल्यूशन मत मारना, ठीक है? कम ऑन क्विक। तो कैपिटल ए मैट्रिक्स बना लो पहले। 1 1 -1 1 -2 1 3 6 -5। फिर एक बी मैट्रिक्स, ये तो 0 0 0 हो जाएगा, और कैपिटल एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। खैर वो तो बात की बात है, पहले मॉड ए निकाला जाए ना। क्या निकाला जाए? मॉड ए। मॉड ए जल्दी से चेक करो सब लोग। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो रहा है कि नॉन जीरो हो रहा है? यस, बिल्कुल सही। मॉड ए बराबर 0। अब मॉड ए चूंकि 0 हो गया है, अब वैसे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन का कोई चांस ही नहीं होता है। क्यों? बचा था यूनिक और इनफाइनाइट, उसमें भी मॉड ए 0 हो गया, तो अब खाली इनफाइनाइट सॉल्यूशन बचा है? क्या बचा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे भी, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी हो, कौआ चूहा कुछ भी हो, जब वो इंटू बी, चूंकि बी मैट्रिक्स ऑलरेडी 0 मैट्रिक्स है ना, तो भाई ये जैसे ये तुम अगर निकालोगे भी, अगर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी जाओगे, तो ये चूंकि ऑलरेडी 0 0 0 है ना, तो ये तुम्हारा 0 ही आना है। ये 0 ही आना है। 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स, इसलिए इनफाइनाइट पक्का। और वैसे होमोजेनियस में तुमको करने को कर लो, क्योंकि बी मैट्रिक्स 0 है तो वो 0 ही आना। एडजॉइंट ए कुछ भी हो, एडजॉइंट ए का एलिमेंट कुछ भी लिख दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 इंटू जब 0 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 0 0 ही तो आएगा। ये अपना सीधे सीधे भी इनफाइनाइट लिख सकते हो, क्योंकि होमोजेनियस में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, नो सॉल्यूशन का कोई चांस ही नहीं होता, इधर यूनिक और इनफाइनाइट। मॉड ए 0 हो गया, यूनिक हो नहीं सकता है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए मॉड ए नॉन जीरो होना जरूरी है, तो इनफाइनाइट ही होगा होमोजेनियस में। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो किसी एक वेरिएबल को के लेना पड़ेगा। लेट z इक्वल टू के। ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू के को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया करो। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के, 3x प्लस 6y इक्वल टू 5k। तो इन तीन में जो दो सबसे इजी दिखा करें, भाई फ्रीडम है तो उसका यूज करो, मिसयूज नहीं। हम तीन में से कोई भी दो ले सकते हैं x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड के कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं तो उससे निकाल लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू के, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के, सब्ट्रैक्ट कर दो, x कैंसल आउट हो गया, 3y इक्वल टू 2k। तो y इक्वल टू 2k बाई 3 आ रहा है। क्यों? थोड़ा फटाफट बोलते जाओ, नहीं आया बोल जा दो ना, कुछ और आ रहा है उसमें बैठे क्या रहते हो। y इक्वल टू 2k बाई 3 आ रहा है कि नहीं है? ठीक, तो अब ये x निकाल लो। तो x बराबर हो जाएगा k माइनस वाई, तो k माइनस 2k बाई 3। तो x बराबर तुम्हारा जो है k बाई 3। क्यों? तो x इक्वल टू k बाई 3, y इक्वल टू 2k बाई 3, z इक्वल टू k। ये तुम्हारा फाइनल है आंसर, वेयर k इज रियल। अब k जब चेंज होगा भाई तभी तो इनफाइनाइट है। अगर k चेंज होगा तो पूरा ट्रिपलेट चेंज हो जाएगा ना। k इक्वल टू 1 पे अलग ट्रिपलेट बनेगा, k इक्वल टू 2 पे अलग ट्रिपलेट बनेगा, k इक्वल टू 3 पे अलग ट्रिपलेट बनेगा, तभी तो इनफाइनाइट है, तभी तो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक यूनिक का हम लोगों ने भी पहला क्वेश्चन किया, एक इनफाइनाइट का किया। ठीक, एक क्वेश्चन और करो।
सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन फोर एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3, 6x माइनस 3y इक्वल टू 5। चलो कम ऑन, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये 2 वेरिएबल है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 3 वेरिएबल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इसमें ए मैट्रिक्स ले लो, 4 माइनस 2, 6 माइनस 3। बी मैट्रिक्स हो गया 3, 5। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में 2 ही वेरिएबल होंगे, 3 मत ले लेना, जबरदस्ती Z9 वाल्व कर देना। तो पहले क्या निकालोगे, मॉड ए, इसीलिए मैं 2 वेरिएबल का भी एक क्वेश्चन कराया दे रहा हूं। -12, तो मॉड ए 0 हो गया। क्यों? और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस नहीं है। तो यहां अगर मॉड ए 0 हुआ है तो कुछ भी हो सकता है अभी। क्यों? इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। वो कंफर्म होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से। निकालो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। नॉन होमोजीनियस में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना मस्ट है। फिर से कान खोल के सुन लो, नॉन होमोजीनियस में एडजॉइंट ऑफ, होमोजीनियस में तो ऑप्शन था क्योंकि बी मैट्रिक्स पहले से होमोजीनियस में 0 होता था, लेकिन नॉन होमोजीनियस में बी मैट्रिक्स 0 नहीं है। यहां एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पक्का निकालोगे, तब जाकर के कंफर्म कर पाओगे कि इनफाइनाइट होगा या नो होगा। होगा इन्हीं दो में से, यूनिक तो नहीं होगा आप। लेकिन नॉन होमोजीनियस में कुछ भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। होमोजीनियस में था कि हाँ अगर मॉड ए 0 हो गया तो इनफाइनाइट पक्का, क्योंकि वहां नो सोल्यूशन का कोई चांस नहीं होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग निकालेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स में C11 इसको क्लोज कर दो, -3, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर दो, और एक ऑड लोकेशन है -6 भी आएगा। क्यों भाई? 2 ऑर्डर में साइन ऐसे चलता है ना, जल्दी जल्दी बोलो, बैठे रहते हो। C21 इसको क्लोज कर दो, -+2। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर दो, 4। देखो यही बन रहा सबका। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो -3 -6 2 4। बोलो, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -3 2 -6 4 इंटू बी, बी आ गया 3 5। तो इसको हम लोग यहां सॉल्व कर लेते हैं। देख लो इधर ध्यान से, -9 + 10
-18 + 20। तो दिखने सही नॉन जीरो एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं? नॉन जीरो एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, नहीं दिख रहे हैं? ठीक है ना? तो नॉन जीरो एलिमेंट्स, नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जीरो एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो हो गया ना, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या हो गया? नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सीट वाले क्वेश्चंस पर आ जाओ। पेज नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 102, 102। Let M be 3 into 3 matrix satisfying M into this। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है और फिर तीसरा इक्वेशन दिया है। ठीक है, देन सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M इज, फिर एक कैपिटल M मैट्रिक्स दिया है, और ये जो कैपिटल M मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनली एंट्रीज हैं उनका सम करना है। ठीक है, चलो कम ऑन क्विक, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M। तो पहले मैट्रिक्स M तुम लोगों को फाइंड करना है। मैट्रिक्स M जो है तुम लोगों को फाइंड करना है। तो लेट कैपिटल M A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो यही किया सब लोगों ने। फिर M इंटू 0 1 0 इक्वल टू -1 2 3, ये दिया हुआ है। तो M मैट्रिक्स रख दो यहां पर, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 0 1 0 -1 2 3। ये 3 into 3 है, ये 3 into 1 है, ये 3 into 1 है। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे A1 into 0 A2 A3 into 0। ठीक, फिर आ जाओ यहां B2 आ जाएगा, यहां C2 आ जाएगा, -1 2 3। तो देखो A2 B2 C2 का वैल्यू आ गया कि नहीं? A2 कितना आया? -1। B2 कितना आया? 2। C2 कितना आया? 3। क्लियर हुआ सभी को? अरे बोलते जाओ, सामने दिखता नहीं क्या? सामने समझो, यहां पर यही आ गई वैल्यूज। चलो दूसरे सॉल्व करो, ये जरा तुम लोग करो। दूसरा इक्वेशन ये दिया है,
एक ये दिया था, अब एक ये दिया है। ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से माना है, ये लेट दिस इक्वल टू दिस हम लोगों ने अपनी तरफ से माना। अब दूसरा ये दिया है m इंटू 1 माइनस 1 0, और इधर दिया है 1 1 माइनस 1। यहां भी m जो मैट्रिक्स तुमने लेट किया है वो रख दो यहां पर। तो m मैट्रिक्स हम लोगों ने ये लिया है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इंटू 1 माइनस 1 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a1 माइनस a2 a3 इंटू 0, इधर b1 माइनस b2 c1 माइनस c2, तो a1 माइनस a2 बराबर 1, b1 माइनस b2 बराबर 1, c1 माइनस c2 इक्वल टू माइनस 1। तो अब देखो a2 का वैल्यू माइनस 1 रख दो यहां पर, तो a1 0 आ रहा है सभी का, ठीक। b2 का वैल्यू 2 रख दो, तो b1 का वैल्यू 3 आ रहा है सभी का, ठीक। c1 आ जाओ, c2 का वैल्यू यहां क्या रख दो 3, तो इधर जाकर के 3 माइनस 1, c1 का वैल्यू 2 आ रहा है, अरे बोलो, ठीक। चलो थर्ड वाले को सॉल्व करो, थर्ड वाले को सॉल्व करो। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करो। थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, m 1 1 1 इक्वल टू 0 0 12। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई 2011 का क्वेश्चन है ये, फ्री के मार्क्स थे बिल्कुल। A1 A2 A3 इंटीजर टाइप वाले सेक्शन में था, B1 B2 B3 C1 C2 C3 1 1 1 0 0 12। तो इसको जब करोगे तो जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू 0, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 12 ना। तो C1 का वैल्यू कितना निकाला था 2। तो बोला करो तुम लोग अजीब बैठे क्यों रहे, तुम्हें समझे नहीं आता है, सामने तो समझो ना। C2 का वैल्यू कितना आया है 3, तो C3 का वैल्यू कितना आ गया 7, बिल्कुल सही। अच्छा, बाकी वैल्यू की हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्यों? अरे बोलो तो, अननेसेसरी क्यों निकालोगे, काहे करोगे भाई। A1 निकाल चुके हो, B2 निकाल चुके हो, प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स का सम पूछा है उसने, क्या पूछा है, हाँ उसमें प्रिंसिपल वर्ड जोड़ लो, ठीक है। वो अगर केवल डायगोनल भी है तो यही मेन डायगोनल होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, समझ गया ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई, ये उठा के ये ना जोड़ने लगना A3 और C1, समझ गए कि नहीं। चले आओगे मुंह लटका के उल्टा सीधा करोगे जब। तो सम ऑफ, एक तरह से उसने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, ऑल प्रिंसिपल डायगोनली एलिमेंट्स। तो ये A1 प्लस B2 प्लस C3, A1 शायद 0 है ना, B2 कितना है 2, C2 कितना है 8, बोलो 7, तो 9 आंसर आएगा। देखो 9 आ रहा कि नहीं, चेक करो आंसर शीट में। बाकी एलिमेंट्स हमने ये दो इक्वेशन तुम सोच रहे हो छोड़ दिया, तो जरूरत नहीं है, समझ गया ना भाई। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स की क्यों वैल्यू निकालोगे, हमको ये 3 एलिमेंट्स चाहिए थे।
ठीक है, पहले दो में थोड़ा कर लिया, तीसरे वाले में जो जरूरत है जिसकी केवल वो निकाल लो। ठीक है, जिसकी जरूरत है केवल हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 9। कितना आंसर आएगा? 9। अब इसमें एक लास्ट फंडा देख लो। जैसे कई मैट्रिक्स दी होती है जिनमें हमको a टू द पावर n की बात करता है वो, जैसे a स्क्वायर है, a क्यूब है। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स a to the power n for given स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल है। हालांकि खुद भी कर सकते थे, जैसे अभी जब सीट, अब तुम लोग को ये मैट्रिक्स का सीट करना शुरू कर देना है, तो जैसे जब सीट करोगे तो कहीं a स्क्वायर आएगा, a क्यूब आएगा, तो a स्क्वायर a क्यूब तक ठीक है। अब मान लो तुमसे पूछेगा वो a टू दी पावर 10, तो क्या बैठ करके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या a इंटू a, है कि नहीं? या a टू दी पावर n की सीधे सीधे बात कर देगा। जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पूछे भी गए हैं कि q टू दी पावर 2005, अब q मैट्रिक्स है, q टू दी पावर 2005 कहां से निकाल लोगे भाई? बैठ करके 2005 तक गुणा थोड़ी करते रहोगे। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग 3 तक ठीक ठीक निकालते हैं। जैसे कंपोजिट में मैंने फंडा बताया था कैलकुलस में कि f ऑफ अगर n टाइम्स रिपीट करे तो 3 तक ठीक ठीक निकाल लिया करो, फिर कोई ना कोई सीक्वेंस मिल जाता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट फाइंड a स्क्वायर, देन a क्यूब। a क्यूब क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a। तो पहले तुमको a स्क्वायर निकालना है, फिर तुमको a क्यूब निकालना है। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, फिर a स्क्वायर और a क्यूब के एलिमेंट्स को ध्यान से देखना है। ठीक है, सी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस a स्क्वायर एंड a क्यूब। देखो, किसी भी सीरीज का सीक्वेंस पकड़ने के लिए 3 टर्म बहुत होते हैं। ठीक है ना? इन 3 को देख करके फिर तुम a टू द पावर n का एंड सी द सीक्वेंस। फाइंड जनरल टर्म। for a to the power n। a स्क्वायर और a क्यूब को देख करके फिर तुमको उसको जनरल टर्म बना लेना है। ठीक है ना? फॉर a टू द पावर n। समझ में आया? हालांकि a टू द पावर n का मतलब वही है, a इंटू a इंटू a इंटू a मल्टीप्लाइड अप टू n टाइम्स। लेकिन निकालना कैसे है? मैट्रिक्स a स्क्वायर निकालो, a क्यूब निकालो, और फिर a स्क्वायर a क्यूब के जनरल टर्म देखो। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज है a मैट्रिक्स 1 0 0 1, a स्क्वायर सपोज आ गया 2 2 0 0 0, a क्यूब सपोज आ गया 3 0। इसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो अब इन 3 को देख करके a टू द पावर n क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3, 1 2 3 का जनरल n होता है कि नहीं? ये हो गया।
गॉट इट? तो वो जनरल टर्म जो है तुमको फाइंड कर लेना है, उसकी हेल्प से तुम लोग a टू द पावर n जो है डायरेक्ट लिख सकते हो, a टू द पावर n डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, तुम ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे a टू द पावर n का वैल्यू उसने पूछा, तो तुम ऑप्शन में तो दिए ही होंगे ना, अगर एबीसीडी दिया होगा तो ऑप्शन में, ए ऑप्शन में कुछ मैट्रिक्स दिया होगा, बी ऑप्शन में कुछ मैट्रिक्स दिया होगा, सी ऑप्शन में मैट्रिक्स दिया होगा, तो तुम n की वैल्यू रखो, पहले n इक्वल टू 2 पे चेक कर लो, n इक्वल टू 3 पे चेक कर लो, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 पे 2 ऑप्शन मैच करें, 3 पे भी 2 ऑप्शन मैच करें, फिर उन 2 में अगला वैल्यू रख के चेक कर लो, n इक्वल टू 4। तो n की 3-4 वैल्यूज पे पहले हो सकता है कि 4 में से एक ही नेग्लेक्ट हो, अगली वैल्यू पे 2 बाहर हो जाए, अगली वैल्यू पे केवल 1 बचे, तो वो n की वैल्यू रख रख करके भी चेक कर सकते हो। ये मतलब एक काम चलाऊ मेथड है कि अपना क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 57 सॉल्व करो सब लोग, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 57, कम ऑन क्विक, आज का आखिरी क्वेश्चन, और अभी मैट्रिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, बस ये लास्ट फंडा था। नेक्स्ट टर्न पर जो है हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के पहले आधे घंटे में क्वेश्चंस करेंगे, मैट्रिक्स के भी कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और वेक्टर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। वेक्टर तुम लोगों का छोटा टॉपिक है, 2 वेक्टर तक का प्रोडक्ट तो तुम लोग ऑलरेडी करते ही रहे हो, मेन 3 वेक्टर और 4 वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोगों को देखना है, प्लस उसके ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस देखने हैं वेक्टर के। वो इसी वीक में हो जाएगा तुम्हारा लगभग, फिर वेक्टर के बाद 3D। तो a स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई दिया है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 दिया है, फिर a टू द पावर n उसने जो है पूछा है, तो a ऑप्शन में है a टू द पावर n बराबर na n माइनस 1 इंटू आई। इसी तरह से बी ऑप्शन में दिया है a टू द पावर na माइनस आई। सी ऑप्शन दिया है a टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस n माइनस 1 इंटू आई। लास्ट ऑप्शन में a टू द पावर n बराबर दिया है 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस आई। आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है। अब जैसे ये दिया हुआ, ध्यान से देखना, ये दिया है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, a क्यूब। तो a क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर इंटू ए। पहले जरा 2-3 निकाल लो, फिर n का वैल्यू रखना। तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू 2a माइनस आई इंटू ए, तो ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस आई इंटू ए। आई इंटू ए तुम्हारा a हो जाएगा,
अब ए, तो ए क्यूब तुम्हारा आ गया भाई, ए क्यूब को हम लोगों ने ए स्क्वायर इंटू ए लिखा था ना। अब ए स्क्वायर का वैल्यू फिर रख दो, 2a माइनस है माइनस है, तो 4a माइनस ए माइनस 2 है, यानी 3a माइनस 2 है, ये ए क्यूब है। अब देखो हमने, अब सामने इधर देखो, इधर जैसे पहले ए स्क्वायर चेक करते हैं। ए स्क्वायर देखो 2a माइनस आई किसमें किसमें बन रहा है, तो n बराबर 2, देखो इधर 2a और ये 2 माइनस 1 आए, 2a माइनस आई बन रहा है ए ऑप्शन में, इसमें n बराबर 2 रखो, इसमें भी 2a माइनस आई बन रहा है। अब इसमें रखो जरा n बराबर 2, ए स्क्वायर है तो इधर जब रखोगे तो 2 माइनस 1, तो ये a बच रहा है ना इसमें केवल, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें भी a बच रहा है ना केवल, जल्दी जल्दी बोलो भाई। n का वैल्यू 2 रखोगे, 2 माइनस, नहीं 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 ठीक तो है, 2a माइनस, और यहां जब n बराबर 2 रखोगे तो यहां भी 2a माइनस आई सी ऑप्शन में बन रहा है ना, ठीक। यहां n बराबर रखोगे तो n बराबर 2 पे तो कुछ अंतर ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 3 पे आ जाओ, अब कम होना शुरू हो जाएंगे, तो जब n बराबर 3 पे a क्यूब जो है वो 3a माइनस 2 आई आना चाहिए। अब देखो यहां पर n बराबर 3 रखो, तो यहां 3a हो गया माइनस 2 आई, ये ठीक जा रहा है। फिर आ जाओ n बराबर 3 रखोगे, 3a माइनस आई, तो ये देखो ये गलत हो गया कि नहीं, अब एक्सक्लूड होना शुरू हो गए। फिर n बराबर 3 यहां रखो, तो 3 माइनस 1 2 4a, ये भी गलत हो गया ना, 4a हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसमें केवल कौन सा ऑप्शन बचा। मान लो n इक्वल टू 3 पर दो ऑप्शन सही होते, दो ऑप्शन में 3a माइनस 2 आ जाता, तो क्या करते हैं, फिर n इक्वल टू 4, जैसे a क्यूब निकाला है ऐसे साइड में a टू पावर 4 भी तो निकाल लोगे, निकाल करके फिर उसमें चेक कर लेना, तो दो में से एक उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। और ये सॉल्व ही इसी तरीके से होगा, इधर इधर सुन लो, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो ये इसी एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, जिसमें हम ऑप्शन एक एक करके हटाते रहते हैं। हमने ऑप्शन की ही हेल्प से इसको चेक किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो मैट्रिक्स गिवन ही नहीं, तो ये इसी तरह से ही तुम्हारा सॉल्व होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड। सो नाउ वी स्टॉप हियर, बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।